friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about National Agriculture Research Project NARP. तो NARP की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1978। कब हुई थी? इन दिसंबर 1978। और इसको फॉर्मुलेट किसने किया था ICAR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको फॉर्मुलेट किया था NARP को। ओके। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि ये जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ताकि वो रिसर्च अच्छी तरह से करें और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो NARP का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। So for strengthening the regional research capabilities of the state agriculture universities. Okay. So अब क्या था कि इसका जो असिस्टेंस था वो उस प्रोजेक्ट का, तो वो प्रोवाइड किया था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने इसको असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। और ये एफिलिएटेड किससे थी? वो थी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसी का ही दूसरा नाम होता है वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपको आ चुका है कि वर्ल्ड बैंक और किस नाम से जाना जाता है, तो वो एक और नाम से जाना जाता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके। सो इसके द्वारा इसको एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, किसको? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट को। ओके। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो थी दिसंबर 1978। ये भी आपको याद होनी चाहिए। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। ठीक है। और इसको किसने फॉर्मुलेट किया था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि ICAR ने इसको फॉर्मुलेट किया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कब लॉन्च हुआ था? यानी कि दिसंबर 1978। और ये किसके द्वारा इसे एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी? वो थी वर्ल्ड बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके। अब नाउ द प्रोजेक्ट was administered by the ICAR through a project funding committee. सो ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो यही है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको? रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। ठीक है। और इसका जो मतलब कैसे ये प्रोवाइड करता है वो रिसर्च की कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथ, बाय प्रोवाइडिंग कि जो उस लोकेशन में, मतलब हमारी जो इंडिया में अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो वहाँ पे उनकी सॉइल के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन्हीं का ही वो सॉल्यूशन फाइंड करता है कि उस एरिया में क्यों नहीं हो रही है अच्छी उपज, तो उसी का ही सॉल्यूशन ये प्राप्त करेगा NARP के थ्रू। ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। So now let us see the main objective of NARP was to strengthen the regional research capabilities of the state agriculture universities as an important means of finding solution to a location specific problems in different agroclimatic zones in their respective service area. Okay, कि जहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हीं के ही एरिया में उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनके मतलब डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके। फॉर दिस पर्पज इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च एफर्ट वाज एनविसेज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ। सो कि तो पे इसमें मतलब किस किस चीज़ में वो रिसर्च प्रोवाइड की जाती है? एक होता है सीरियल्स, यानी कि अनाज, लाइक मिलेट यानी कि बाजरा, पल्सेस माने दाल, एंड ऑयल सीड्स। सो ये तो आ गए अपनी पोएसी फैमिली में, और ये आ गए हमारे ग्रेमिनी फैमिली में। ओके। particularly those that are grown under rain-fed condition. So ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पार्टिकुलरली इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ वर्क करते हैं, तो वो वर्क करते हैं रेन फेड कंडीशन। अब आपको इसका मतलब क्या होता है? रेन फेड का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। रेन फेड का मतलब होता है जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, वो केवल रेन फॉल पे ही डिपेंड करती हैं। उनके लिए कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है इरिगेशन करने के लिए, जैसे कि कोई चैनल नहीं है, कोई फरो इरिगेशन, मतलब कुछ भी नहीं है। वो केवल रेनफॉल पर ही डिपेंड करते हैं।
तो ऐसे एरिया को, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेनफेड। एक होती है रेनफेड कंडीशन और एक होती है इरिगेटेड कंडीशन। रेनफेड में जिसमें केवल रेनफॉल पे डिपेंड करता है, और एक होती है इरिगेटेड जिसमें इरिगेशन चैनल्स भी होते हैं। ओके ओके, आई होप आपको रेनफेड कंडीशन और इरिगेटेड कंडीशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको अदर सब्जेक्ट में भी ये टर्म्स आए तो आप इसको बता पाओगे। ओके, सो नाउ तो ये पार्टिकुलरली सीरियल्स, पल्सेज एंड ऑयल सीड के लिए ही यूज होता है, जो कि ग्रोन होती है रेनफेड कंडीशन में। ओके, फार्मिंग सिस्टम इन्वॉल्विंग क्रॉप लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप फिश प्रोडक्शन सिस्टम। ओके, और वो किस में भी यूज होता है, जिसमें क्रॉप लाइफ स्टॉक मतलब जो लाइव स्टॉक होती है वहाँ पे, जैसे कि भैंस, गाय, बफेलो, काओ, गोट वगैरह, उनको भी वहाँ पर भी यूज होता है। एंड क्रॉप फिश प्रोडक्शन सिस्टम की भी ये हेल्प करता है। मतलब इन प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो पे ये वही हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज में हेल्प करता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में हेल्प करता है, लैंड यूज पैटर्न फॉर मोर एफिशिएंट यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल पोटेंशियल। ओके, ये तो ये पॉइंट थी 5, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि ये मेनली यूज होता है, जहाँ पे ये मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखिए कि इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे हम अचीव करें, कि वो हम क्या क्या एक्टिविटीज अपनाएं जिससे कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे अचीव्ड हों। यानी कि जो ऊपर वाली जो ऑब्जेक्टिव्स हमने मैंने तुम्हें बताए थे, वो हम किस एक्टिविटीज को लगाएं कि जिससे कि ये अचीव्ड हों। सो नंबर 1, रेशनलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोग्राम्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रेशनलाइज्ड करें, मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स हैं और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की वो बनाए हम, मतलब सोचने के लिए प्रैक्टिकल बनाएं। क्योंकि ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड होता है हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है, तो उसको थ्योरी बेस्ड के हटाकर प्रैक्टिकल बनाया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो सोचें, और वो जब पीजी वगैरह करें तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाए और रिसर्च में अपनी भूमिका निभाएं। ओके, और स्ट्रेथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज टू अंडरटेक रिसर्च ऑन लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ओके, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके किसको, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, ताकि वो लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके प्रॉब्लम्स को अंडरटेक कर सके। सो ये 2 पॉइंट है जिसके थ्रू हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको इनमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ की थी वो यही थी कि आपको डेफिनेशन, सॉरी, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। NARP यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, दिसंबर 1978। किसने फॉर्मुलेट किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। किसके द्वारा एफिलिएटेड है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के आपके दोनों नाम याद होने चाहिए, ये आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, और इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, कि जो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था रीजनल एग्रीकल्चर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था, ताकि वो लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और वो लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम कौन सी थी, वो इंडिया में बहुत सारी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उन्हीं हिसाब से वो प्रॉब्लम को टैकल करे। तो यही थे इसके इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो यही थे कि ये रेन फीड कंडीशन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, पोर सीरियल्स के लिए, मिलेट के लिए, पल्सेस के लिए, ऑयल सीड के लिए। ओके, और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के लिए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के लिए, एंड फार्मर इन्वॉल्विंग क्रॉप लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फिशेज। ओके, एंड लैंड भी, और कौन सा, और जो नेशनल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने के लिए और इकोलॉजिकल पोटेंशियल के लिए। ओके, और इनको हम कैसे अचीव करते हैं, बाय रेशनलाइजेशन, एंड सेकंड वन इन स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। सो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।